हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा विज्ञान के पाठ नंबर 3 के बारे में। कक्षा 7वीं के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये पाठ है और जिसका टाइटल है ऊष्मा। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा वाले पाठ में बहुत कुछ हमें नया सीखना है। जैसे हम उस यंत्र का नाम जानने वाले हैं जिससे हम ऊष्मा को या ताप को मापते हैं बेटा। कितने प्रकार के वो यंत्र होते हैं उनके बारे में जानेंगे। उस यंत्र के अंदर क्या प्रयोग में आता है वो जानेंगे। हम समुद्र समीर और थल समीर के बारे में पढ़ेंगे। हम ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। क्या ऊष्मा का स्थानांतरण हर वस्तु में से एक समान होता है? आखिर सुचालक और कुचालक किसे कहते हैं? इनको कैसे हम मेजर कर सकते हैं कि कितना सुचालक है कितना कुचालक है। ये सारी चीजें हम बेटा इस पाठ में पढ़ने और समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे जिससे कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये हमारा वन शॉट वीडियो है, पूरे चैप्टर को मैं इस वीडियो से समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इसको सेक्शंस में भी देख सकते हैं, जैसे अभी देख लीजिए। उसके बाद इसको सेव कर लेना, यानी डाउनलोड भी कर सकते हो आप, और सेव करने के बाद बेटा आप बाद में भी इसे देख सकते हो। तो हमारे पास ये जो पाठ है उसका नाम है ऊष्मा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है बेटा कि हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आपने नोटिस किया होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब इंसान मर जाता है या कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो उसका सामान्य तापमान जो शरीर का होता है उससे वो घट जाता है, यानी उसका शरीर जो है वो ठंडा पड़ने लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर भी तापमान का रोल है। अगर हमारा शरीर बेटा ठंडा पड़ जाएगा तो आप समझ सकते हो कि हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता गिर जाएगी। आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि हमें गर्मियों में हमारा शरीर गर्म रहता है और जिसकी वजह से हम कार्य अच्छा कर पाते हैं, बजाय कि अगर आपने सर्दियों में महसूस किया हो। सुबह के समय जब आप सर्दियों में उठते हैं बेटा तो आपके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। आपको सुबह सुबह कोई लिखने का कार्य दे देता है तो हाथ नहीं चलते हैं। तो ये चीजें आपने महसूस की होगी कि आपके शरीर के अंदर भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में जो है वो हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हम जो है सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वहीं पर सर्दियों के दिनों में हम जो है थोड़े ऊनी कपड़े, मोटे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जिससे हमारा शरीर गर्म रह सके। तो चलिए जानते हैं ऊष्मा के बारे में, पढ़ते हैं इस पाठ को। हम डिटेल में समझेंगे और जो भी चीजें आपको लगे कि लिखने लायक है बेटा वो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो कहता है कि आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि उस पाठ को इस बार हटा दिया गया है, यानी 2023 और 2024 के एग्जाम में उस पाठ में से कुछ नहीं पूछा जाएगा जिसमें हमने पढ़ा था जंतु और पादप रेशों के बारे में। तो वही कह रहा है कि जांतव रेशों के बारे में आपने पढ़ा था कि ऊन जो है वो जंतु रेशों से बनाए जाते हैं। जंतु के जो शरीर पे बाल होते हैं बेटा उनसे हमें वो ऊन मिलते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती जो वस्त्र होते हैं वो पादप रेशे से बनाए जाते हैं, यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कॉटन, जूट इत्यादि। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं या फिर कह सकते हो ग्रीष्म काल में जो है वो हमें सूती कपड़े पहनना पसंद आता है। अब इसके पीछे वजह क्या है कि जो ऊनी कपड़े होते हैं बेटा वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और जो सूती कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। इसीलिए वही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी हुई है। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के कपड़े ही क्यों उपयुक्त होते हैं या फिर माने जाते हैं। शीतकाल में आपके घर का तापमान बेटा अंदर भी ठंडा रहता है और गर्मी में बेटा अंदर का तापमान भी गर्म होता है। तो ये कह रहा है कि आप बाहर अगर आप धूप में जाएंगे तो सर्दियों में आप बाहर गर्मी महसूस कर सकते हैं लेकिन अंदर ठंडक लगती है। गर्मियों में बेटा बाहर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर तो कम रहता है पर गर्मी तो अंदर भी लगती है, इसलिए हमें एसी, कूलर, पंखे चलाने होते हैं। तो वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस चीज से आपको अनुभव हो चुका होगा कि किस तरीके से हम गर्मी को महसूस करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्रियाकलाप के द्वारा कि कैसे हम गर्मी को महसूस करते हैं। हम कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी। क्या हम अपने ज्ञानेंद्रिय की मदद से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। देखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी चीज को छूकर आप ये बताएं कि कोई चीज गर्म है या ठंडी तो आप बता पाएंगे, लेकिन कितनी गर्म है इसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। आप क्या बोलेंगे? ये बहुत गर्म है। आप क्या बोलेंगे? ये थोड़ा ठंडा है। आप क्या बोलोगे? इसी तरीके से बोलोगे ना। तो वही कह रहेगा कि इसको मापने के बारे में भी हम फिर जानेंगे। अब सवाल उठता है 3.1 में गर्म तथा ठंडा कैसे हम करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि कोई भी चीज गर्म है या ठंडी। तो ये कह रहा है कि आप अपने दैनिक जीवन में आपने बहुत सारी चीजें खाई होंगी,
बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया होगा, महसूस किया होगा। जैसे गर्मी के दिनों में बेटा आपने जो ग्रिल होते हैं हमारे, उसमें छज्जे के ग्रिल होते हैं, या फिर आपने पाइप वगैरह देखी होंगी, लोहे वगैरह की होती है, स्टील की होती है, तो गर्मी के दिनों में बहुत गर्म हो जाती है, मतलब इतनी गर्म हो जाती है कि आप उसे छू नहीं सकते। और वहीं पर सर्दियों के दिनों में बहुत ठंडी हो जाती है। ये चीजें आपने महसूस जरूर की होंगी। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि गर्म और ठंडी चीज जो है वो हमारे आसपास में रहती हैं। ऐसी बेटा खाने वाली चीजें, अगर आप आइसक्रीम खाते हो तो ठंडी खाते हो, वहीं पर अगर आप समोसे खाते हो तो गर्म खाते हो, वहीं पर अगर आप खीर खाते हो तो कुछ लोग ठंडी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग गर्म खाना पसंद करते हैं। मुझे ठंडी खीर पसंद है। तो ऐसे ही इसी तरीके से बेटा अपनी अपनी चॉइस भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी और सर्दी का हमारे दिनचर्या में उपयोग तो जरूर है। वही कहते हैं क्या कि हम जो है देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ वस्तुएं गर्म। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से गर्म होती है और कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से ठंडी होती है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपको गर्म चाय की बात करनी है। चाय, तो चाय जो है लोग गर्म पीते हैं, मतलब फूक फूक कर पीते हैं, तभी चाय का मजा आता है। वहीं पर खाना हम गर्म खाते हैं, तो सब्जी भी हम गर्म खाते हैं नॉर्मली गर्म करके, पर चाय जैसा नहीं होता है वो। तो कहने का मतलब सब्जी भी गर्म है, चाय भी गर्म है, लेकिन चाय ज्यादा गर्म है, सब्जी थोड़ी सी कम गर्म है। तो ऐसे कह रहे हैं क्या कि हम ये कह देते हैं कि ये उससे ज्यादा गर्म है या उससे थोड़ी सी कम गर्म है या ठंडा है कह सकते हैं, लेकिन इसको मापेंगे कैसे, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि चलिए जानते हैं गर्म तथा ठंडी वस्तुओं के बारे में। सारणी दी गई है बेटा, इसको भरना है आपको। आइसक्रीम कैसा खाते हैं आप, ठंडा खाते हैं या गुनगुना? ठंडा ही खाया जाता है। चाय कैसे पीते हैं बेटा, ठंडी करके पीते हैं? नहीं, चाय तो गर्म ही पी जाती है। फलों का रस ठंडा करके पीते हैं या फिर नॉर्मल होता है वो पीते हैं। उसके बाद तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की जो हथी होती है बेटा वो गर्म हो जाती है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में हम गर्म का प्रयोग करते हैं और बहुत सारी चीजें ठंडी का। वस्तुओं की अपेक्षा गर्म होती है तथा दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा जो है वो ठंडी भी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म है या फिर प्रायः इसका पता वस्तुओं को स्पर्श लगाकर किया जाता है या फिर करके लगाते हैं। परंतु क्या हमारी इंद्रियां विश्वसनीय है? चलिए ज्ञात करते हैं। विश्वसनीय मतलब क्या हम अपने स्पर्श इंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप नोटिस करेंगे इस क्रियाकलाप के बाद कि कभी हमारी ज्ञानेंद्रिय उसी चीज को ठंडा बताती है और कभी वहीं पर गर्म भी बताती है। चलिए जानते हैं आखिर कैसे। तो कहता है क्या कि आप यहां पर 3 बर्तन लेंगे और 3 बर्तन पर नाम डाल देंगे बेटा ए, बी और सी। ठीक है, क्या करना है, 3 बर्तन लेने हैं। वो बर्तन छोटे बड़े भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तीनों एक समान बर्तन हो। 3 बर्तन लेंगे, एक में थोड़ा गर्म पानी लेंगे, यानी गैस पर आप थोड़ा गर्म कर लेंगे, पर गर्म इतना ही करना बेटा जिससे कि हाथ ना जले। तो एक पर आपको क्या करना है, एक में गैस का गर्म पानी भर लेना है, यानी एक बर्तन के अंदर गर्म पानी भर लेना है। दूसरे बर्तन में बेटा आपको ठंडा पानी डालना है, जैसे बर्फ का पानी डाल दिया इसमें। ठीक है, वही कह रहा है क्या कि आप एक में ए में ठंडा डाला गया है और बी में गर्म डाला गया है। इसमें बेटा कोल्ड है, इसमें हॉट है, और इसमें कह रहा है दोनों का आधा आधा मिलाकर डाल लो। दोनों का आधा आधा मतलब कोल्ड और हॉट का आधा आधा मिलाकर डाल लो। अब क्या करेंगे, हम अपने हाथ को यानी कि बाएं हाथ को, लेफ्ट साइड को पात्र ए में डालिए, ठंडे में। ठीक है, किस में डालना है इसको, ठंडे में। वहीं पर जो दूसरा पात्र है जिसमें गर्म पानी डाला था बेटा आपने, उसको आप बी वाले में डाल दिए, मतलब ठंडे वाले में जो ए वाला है उसमें आपको बायां हाथ डालना है, गर्म वाले में बेटा आपको दायां हाथ डालना है। ये बाएं हाथ को आप ठंडे में डालोगे और दाएं हाथ को गर्म में डालोगे। डाल दिया, अब उसको थोड़ी देर तक महसूस करो, मतलब 5-10 सेकंड तक उसे महसूस करो। पर यह ध्यान रखना पानी इतना गर्म ना हो कि कहीं हाथ जला लो, नॉर्मल पानी रखना है। अब बेचारे को क्या करना था, बूझो को यानी आपको, आप भी अगर कर रहे हो तो आप भी कर सकते हो, दोनों हाथों को निकाल कर अब दोनों हाथों को बेटा क्या करना है, तीसरे बर्तन में एक साथ डाल देना है। तो पहले इस हाथ से आपको, दाएं हाथ से गर्म पानी महसूस हो रहा था, बाएं हाथ से आपको ठंडा पानी महसूस हो रहा था। अब ये ठंडा था, ये गर्म था, लेकिन जैसे इसको आप सी में डालोगे ना तो ये बोलेगा ये पानी गर्म है। समझ में आ रहा है, यही हाथ बोलेगा कि ये पानी गर्म है। पहले ये हाथ बोल रहा था ठंडा है, फिर यही हाथ क्या बोलेगा, गर्म है। अब ये हाथ बोल रहा था गर्म है, फिर ये बताएगा ठंडा है। तो इसीलिए बेचारा बूझो जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। बूझो कहता है मेरा बायां हाथ कहता है कि सी मग में गर्म पानी है, बायां हाथ कहेगा गर्म पानी है, और दाहिना हाथ कहेगा पानी तो ठंडा है। क्यों?
क्यों कहेगा? क्योंकि इसको आपने गर्म में डाल रखा था, तो जब भी इसकी अपेक्षा कम तापमान वाले पानी में आप डालोगे नहीं से, तो ये बोलेगा पानी ठंडा है। इसको आपने ठंडे में डाला था, तो जब भी इसकी अपेक्षा गर्म में थोड़ा सा भी गर्म होगा उसमें डालोगे तो बोलेगा पानी गर्म है। अब ये हाथ बोल रहा है गर्म है, ये हाथ बोल रहा है ठंडा, बेचारा किसकी बात माने? तो इसीलिए कहता है कि बूझो कि यह उलझन दर्शाती है कि यह निश्चित कर पाना या करने के लिए कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श ज्ञानेंद्रिय पर भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। मतलब एक बार गर्म बता रही है, एक बार ठंडा बता रही है, तो भरोसा तो नहीं कर सकते। तो हम ये कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है, यानी ताप उसका एक गुणधर्म है जिससे बेटा उसको मापा जाता है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाले यंत्र को यानी युक्ति को बेटा हम तापमापी या फिर इंग्लिश में बोले तो थर्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। तो हम स्पर्श ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करते हैं स्पर्श करने के लिए, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं है, तो इसीलिए हमें थर्मोमीटर की आवश्यकता होती है बेटा। थर्मोमीटर एक यंत्र होता है जिसमें पारे का प्रयोग किया जाता है, और बेटा आजकल डिजिटल थर्मोमीटर भी आने लगे हैं जिसमें पारे का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको डिजिटल थर्मोमीटर क्या है, कहां पर है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा ताप मापन के बारे में कि आखिर ताप को कैसे मापा जाता है। तो आपने देखा होगा बेटा कि आपको जब कभी भी बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के हाथ में एक यंत्र होता है जिसे बोलते हैं आप थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है बेटा जो या तो आपके मुंह में वो डालते हैं, मतलब पहले साफ करके, या फिर आपके बगल में डाल देते हैं ऐसे करके, और फिर बोलते हैं ऐसे दबा कर रखो। फिर थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, वो हटाते हैं, निकालते हैं और देखकर बोलते हैं तुम्हें तो बुखार है, या फिर तुम्हें बुखार नहीं है, कुछ इस तरीके से। तो वही कह रहा है बेटा कि आपके पास जो है वो तापमापी यंत्र होता है। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? यस, देखा है। याद कीजिए कि कभी आपको बुखार हुआ हो या आपके परिवार को बुखार हुआ हो तो टेम्परेचर को तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हमने अपने शरीर के ताप को मापा था उसे डॉक्टरी थर्मोमीटर कहते हैं बेटा। कौन सा थर्मोमीटर कहते हैं? डॉक्टरी, क्योंकि डॉक्टर उसका इस्तेमाल करते हैं। किसी थर्मोमीटर को अपने हाथ में पकड़िए और इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए, मतलब उसको देखना है आपको। तो पहले जो थर्मोमीटर यूज होते थे बेटा वो कांच के होते थे, मतलब ग्लास के, ट्यूब होती थी, उसके अंदर पारा भरा होता था। हालांकि अभी भी कई जगहों पर इसी का प्रयोग किया जा रहा है, पर तापमापी जो है वो बदल चुके हैं। आजकल आपने देखा होगा कोरोना के काल में तापमापी ऐसे प्रयोग में लिए जा रहे थे जिनको छूना ना पड़े, मतलब दूर से ही सेंस कर लेते थे आपके शरीर के तापमान को। और ऐसे ही बेटा हमारे डिजिटल वाले भी निकले थे। तो वही कह रहे हैं क्या कि यदि आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और डॉक्टरी थर्मोमीटर को देखिए। ये हमारे पास है बेटा डॉक्टरी थर्मोमीटर, जिसके ऊपर आपको दो स्केल दिखाई देंगी। ऊपर है डिग्री सेल्सियस और नीचे है बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे तापमान को मापने के लिए दो प्रकार के स्केल होते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक होता है बेटा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पहले इस्तेमाल में लिया जाता था डिग्री फ़ारेनहाइट, अब इस्तेमाल में लेते हैं हम डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बेटा हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में हो सकता है। यानी जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे शरीर में खून वगैरह की कमी हो जाती है बेटा, तो हमारे शरीर का तापमान थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और कई बार जो है वो बुखार लग जाता है तो इससे ज्यादा भी तापमान हो जाता है, यानी 42 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए ये जो थर्मोमीटर बनाया जाता है इसकी जो रेंज होती है, रेंज मतलब परिसर, वो होती है कितनी? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं पर अगर इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाए तो वो होता है बेटा आपका 94 से लेकर 108 तक, 94 से लेकर 108 तक। तो वही कह रहा है यहाँ पर दो प्रकार के स्केल है। डॉक्टर थर्मोमीटर में एक लंबी बारीक समान व्यास की एक कांच की नली होती है, इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, इसे बल्ब कहते हैं बेटा। ये जो दिख रहा है आपको, बल्ब में पारा भरा होता है। पारा मतलब मरकरी। मरकरी हालांकि हमारे शरीर के लिए बेटा उतना उपयोगी नहीं होता, उतना उत्तम नहीं होता है, ये याद रखना। इसमें बोल रहा है मरकरी, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, इसमें बोल रहा है मरकरी, और मरकरी जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो कई डॉक्टर जो है ना इसका उपयोग करने से डरते हैं। छोटे बच्चों के लिए ऐसे थर्मोमीटर का इस्तेमाल जो है वो मुंह में डालकर नहीं किया जाता, क्योंकि छोटे बच्चे हो सकता है बेटा दांत से उसे तोड़ दें, चबा लें, और जिससे कि मरकरी उसके शरीर में चला जाएगा या फिर कांच उसके शरीर में चला जाएगा, तो नुकसान हो सकता है। इसलिए छोटे बच्चों को जब भी तापमान को मापा जाता है उनके तापमान को बगल में लगाकर किया जाता है।
वहीं थोड़े से अगर समझदार हो गए हो तो आपको टंग के अंदर बोला जाता है नापने के लिए, डालने के लिए। बल्ब के बाहर नली के में पारे भरे होते हैं और ये जो पारा है बेटा चमकीला होता है और इसमें धारी जैसी रेखा होती है। यदि पारे की ये धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मोमीटर को थोड़ा सा आप घुमा लेंगे और इसमें दिखाई ना देने लगे, मतलब जब तक दिखाई ना देने लगे तब तक आपको घुमाना है। थर्मोमीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम भी दिखाई देगा जिसे डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। अब बूझो बेचारे दुविधा में पड़ गया, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर दो प्रकार के स्केल है। बूझो कहता है कि मैंने चित्र में देखा तो यहाँ पर दो मापक्रम है, एक ऊपर एक नीचे, और पहेली ने उसे बताया कि भारत में पहले सेल्सियस को अपनाया गया, हमने सेल्सियस को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, यानी कि फ़ारेनहाइट का उपयोग पहले किया जाता था, अब इसका उपयोग नहीं करते हैं, अब हम डिग्री सेल्सियस का उपयोग करते हैं। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर आपको कहते हो कि आपको तो 102 बुखार है, तो जब डॉक्टर ये बोलता है ना कि आपको 102 बुखार है तो वो 102 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलता है बेटा, वो 102 फ़ारेनहाइट बोलता है, क्योंकि आपने देखा ना कि फ़ारेनहाइट की स्केल रेंज कितनी है, यानी परिसर कितना है उसका 94 से 108, तो कहीं ना कहीं इसी की बात करता है। वहीं पर डिग्री सेल्सियस का परिसर कितना होता है 35 से लेकर 42, तो कहीं ना कहीं आपको बुखार जो है वो इनके बीच में ही आएगा, यानी कि 40 बोला तो बुखार हो गया, 37 से ऊपर जाते आपको बुखार हो जाता है। आपका शरीर का तापमान जो है नॉर्मल वो 37 होना चाहिए आपका शरीर का, इससे ज्यादा हुआ तो समझ लो बुखार हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो चल जाता है। तो वही कह रहे हैं क्या डॉक्टरी थर्मोमीटर में डिग्री सेल्सियस का जो परिसर होता है बेटा वो 35 से 42 तक होता है। चलिए अब थर्मोमीटर का हम प्रयोग करना सीखेंगे कि क्या कह रहा है थर्मोमीटर का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आपने देखा हो बेटा, आपने स्केल वगैरह देखे होंगे, आपके पास भी स्केल तो होंगी लाइन खींचने वाली, है ना। तो लाइन खींचने वाली स्केल पर आपने नोटिस किया होगा एक ऐसी लंबी सी रेखा होती है ना, और इस लंबी सी रेखा के ऊपर बेटा 1 2 3 लिखा होता है। क्या लिखा होता है 1 2 3, जैसे यहां लिखा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा होता है। और इसके बीच में बेटा बहुत छोटी छोटी पतली पतली लाइनें होती हैं, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 10 लाइनें होती हैं ऐसे। तो उसमें एक इकाई क्या मापने के काम में आती है, 1 मिलीमीटर को मापने के काम में आती है, या फिर हम कह सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर मापने के काम में आती है, क्योंकि इसके दो क्रमागत जो काले वाले लाइन है बेटा, काली वाली लाइन है, दो क्रमागत काली वाली लाइन या काली वाली रेखा, उसके बीच में 10 लाइनें आ रही हैं। अब अगर ये 10 लाइनें आई तो इसका मतलब क्या हो गया, हर एक 1/10 है ना, हर एक 1/10 है, हर एक पतली लाइन जो है, छोटी लाइन जो है वो 1/10 है। ऐसे कहता है क्या कि हमारे थर्मोमीटर के अंदर भी एक लंबी लाइन होती है और इस लाइन के अंदर बेटा 1 2 3 ऐसे करके इसके बीच में 5 छोटी छोटी लाइनें होती हैं, 5। तो अगर ये 5 लाइनें छोटी छोटी इसके बीच में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक लाइन 1/5 डिग्री सेल्सियस को दिखाता है। जैसे 10 लाइनें थी ऊपर यहां पर तो 1/10 को दिखा रहा था, तो 5 लाइनें हैं तो 1/5 को, जिसका निष्कर्ष निकलता है कि तापमान कितना होगा, एक छोटा बिंदु किसको निर्देशित करेगा, 0.2 को निर्देशित करेगा। समझ में आ गया। अब वही कहना चाह रहा है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, उपयोग करने से पहले बेटा आप थर्मोमीटर को धो लीजिए, उसके बाद धोने के लिए आप रोगाणु रोधक या फिर पुतिरोधी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, इनका प्रयोग कर लेते हैं, या फिर अल्कोहल का भी प्रयोग कर लेते हैं, सैनिटाइजर वगैरह बेटा। अब इसे अपने हाथों में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए, ऐसे ऐसे करके आपको झटकना है, क्योंकि बेटा उसके अंदर पारा होता है और पारा तापमान मिलने की वजह से चढ़ जाता है। तो जब आप अपने शरीर का तापमान मापने जाएंगे तो वो तो पहले से चढ़ा हुआ है, तो तापमान सही से दिखाएगा नहीं, तो इसीलिए पहले क्या करना है, उसको झटकाकर नीचे कर लेना है, जिससे कि जो पारे का तल है वो नीचे आ जाए। सुनिश्चित कर लीजिए कि उसका तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया हो। अब थर्मोमीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए और 1 मिनट के पश्चात थर्मोमीटर को बाहर निकालिए और इसका पाठ्यांक नोट डाउन कीजिए। ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए। मानव शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल स्थिति में 37 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इकाई का प्रयोग जरूर करना है, डिग्री सेल्सियस जरूर लगाना है, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, तो लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ ही व्यक्त किया गया, ठीक है।
तो वही कह रहा है कि पहेली ने अपने शरीर का तापमान मापा और वो बेचारी घबरा गई। क्यों? क्योंकि उसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं कि जो पहेली है उसको जो मतलब तापमान उसने देखा और उसकी वजह से वो घबरा गई, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि तापमान थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। जब बेटा हम गतिविधि करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, तो उससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है और इसी वजह से जब उस समय में आप ताप को मापोगे ना ऐसे करके थर्मोमीटर लगाकर, तो आपका तापमान बेटा थोड़ा सा ज्यादा ही मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप समझे 37 डिग्री सेल्सियस है तो 38 भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा अगर हो रहा है तो समझ लो आपको बुखार हो गया, आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसा कार्य चल रहा है जिसकी वजह से आपका शरीर का तापमान जो है बढ़ रहा है। अब वो कार्य क्या चल रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके शरीर में कोई ना कोई जीवाणु विषाणु घुस गया होगा जिसकी वजह से शरीर आपका जो है वो लड़ रहा है। चलिए क्रियाकलाप 3.3 करते हैं और हम 10 अपने जो दोस्त हैं बेटा या फिर अपने क्लासमेट हैं उनके तापमान को मापते हैं और हम मापेंगे डॉक्टरी थर्मोमीटर का उपयोग करके। और बहुत सारी सावधानियां इसके साथ लेनी है क्योंकि कांच का बना होता है तो सावधानी रखनी जरूरी है। इसके अंदर मरकरी होता है बेटा, जिसे आप कहते हैं पारा, तो इसीलिए वो खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए, तो इसीलिए उससे हमें थोड़ा सा बचकर कार्य करना है। तो सारे जो कार्यक्रम है वो हमने सीख लिए। सबसे पहले बेटा थर्मोमीटर को साफ कर लेना है, धो लेना है। उसके बाद बेटा उसको धोते वक्त पुतिरोधी का प्रयोग कर लेना है। तापमान को झटका देकर नीचे गिरा लेना है, पर थर्मोमीटर नहीं गिराना, नीचे टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पहले ये थर्मोमीटर सिर्फ 35 रुपए के आया करते थे, लेकिन जब से कोरोना हुआ है ना तब से इसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब ये थर्मोमीटर 100 रुपए तक आते हैं। तो थर्मोमीटर का प्रयोग हमें करना है। और उसके बाद बेटा तापमान मापने के बाद जब दूसरा बच्चा मापेगा तो सेम यही कार्य फिर से करना है। अब कह रहे हैं कि 10 बच्चों के नाम लिखे यहाँ पर, तो कोई भी बच्चे हो सकते हैं बेटा, आपकी मर्जी है। जैसे मान लो मेरा नाम लिख लिया मैंने, ठीक है, और आप में से किसी का नाम मान लो लिख लिया, सपोज टू बी, ठीक है। अब इसका तापमान मैंने देखा कि भैया ये तो 38 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, गर्म हो रहा है, और ये गुड़िया का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी इसका तापमान सही है, इसको बुखार उखार नहीं है। मुझे भी बुखार नहीं कह सकते, पर हाँ तापमान थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसे ही आपको क्या करना है बेटा, 10 बच्चों के नोट डाउन करने हैं तापमान को। बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आता है कि क्या हम डॉक्टरी थर्मोमीटर से दूध जो गर्म होता है उसका ताप माप सकते हैं, और ऐसा करने से पहेली ने उसे रोक दिया। मतलब वो करना चाहता है पर पहेली ने रोक दिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूध जो गर्म होता है बेटा, वो दूध गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे जो डॉक्टरी थर्मोमीटर है उसका परिसर है 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन दूध का जो उबलना होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब जैसे ही आप 35 से 42 के रेंज वाले थर्मोमीटर को 100 डिग्री सेल्सियस में डालोगे बेटा, तो वो थर्मोमीटर तो आपका फट जाएगा, है ना, क्योंकि जो पारा है वो उस कांच को खोलकर बाहर निकालना चाहेगा, तो इसकी वजह से आपका थर्मोमीटर खराब हो जाएगा, फट जाएगा और नुकसान हो जाएगा, और हो सकता है आपको चोट भी लग जाए। तो इसीलिए बूझो को मना कर दिया पहेली ने। तो ये बात याद रखनी है। तो अब सवाल उठता है कि अगर मुझे दूध का तापमान मापना है तो कौन से थर्मोमीटर का प्रयोग करना होगा? तो वो आता है बेटा हमारा क्लिनिकल या फिर प्रयोगशाला थर्मोमीटर। तो वही यहां लिखा हुआ है, प्रयोगशाला थर्मोमीटर यानी तापमापी। इसका जो रेंज होता है बेटा, इसके अंदर जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। यानी इसका ताप -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि हम इसका प्रयोग दूध के तापमान को मापने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि दूध उबलता है 100 पर और इसका तापमान है 110, यानी ये उसको माप सकता है। एक और अंतर होता है दोनों के बीच में बेटा कि ये नकारात्मक टेम्परेचर को भी माप सकता है। जैसे अगर आपको बर्फ के तापमान को मापना है या फिर बेटा ठंडे पानी के तापमान को मापना है, तो आप बेटा ये प्रयोगशाला वाला थर्मोमीटर जो होता है इसका प्रयोग कर सकते हो और माप सकते हो। लेकिन इसको मापते वक्त ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि जब तक आप इस थर्मोमीटर को उसके अंदर डुबो कर रखोगे ना, तब तक ही ये सही तापमान देगा। जैसे ही उसमें से आप बाहर निकालोगे इसका तापमान गिरने लग जाता है। जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ भी बचपन में एक बार हुआ था, जब मैं गया था, मुझे बुखार हो गया, तो डॉक्टर ने मेरा तापमान मापा।
तापमान मापकर उन्होंने क्या किया, थर्मोमीटर को निकालकर डेस्क पे रख दिया और चले गए एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के लिए। फिर मैं मन ही मन सोचने लग गया कि यार इतने देर पहले तो मेरा टेम्परेचर मेजर किया है ना, अब थोड़ी देर बाद तो वो गिर जाएगा, तो जो मुझे बुखार भी होगा तो उसमें तो दिखाएगा नहीं। पर मैं घर पर आकर फिर मैंने उनसे तो नहीं पूछा, डर लग रहा था मुझे, क्योंकि इंजेक्शन देखते वैसे डर जाता था, बच्चा था मैं तब, बहुत छोटा था, मतलब समझ जाओ कि मैं चौथी क्लास में पढ़ता था। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं होता कि तापमान गिर जाए। तो फिर मेरे को ना मेरे पापा ने बताया कि तापमान इसलिए नहीं गिरता क्योंकि बेटा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं है ना, उसमें ना एक छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसे कहते हैं किंक। क्या कहते हैं? किंक, जो थर्मोमीटर के पारे को नीचे गिरने से रोकता है। तो वही बात याद रखनी है कि प्रयोगशाला वाले तापमान मापी यंत्र का प्रयोग हम अपने शरीर के तापमान को मापने के लिए कर तो सकते हैं, लेकिन वो तब तक ही किया जा सकता है जब तक वो आपके मुंह के अंदर हो या आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे आपने उसे शरीर से अलग किया तो तापमान गिर जाएगा, जबकि डॉक्टरी थर्मोमीटर के अंदर लगा होता है किंक। इस थर्मोमीटर में यानी कि प्रयोगशाला वाले थर्मोमीटर में किंक नहीं होता, इसीलिए तापमान को मापने के लिए हमें डुबोकर ही मापना पड़ता है। निकाल कर मापोगे तो तापमान गिर जाएगा। वहीं पर क्लिनिकल वाले में किंक लगा होता है, एक छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। उसकी वजह से तापमान जो है गिरता नहीं, थर्मोमीटर के अंदर का पारा नीचे नहीं आता। तो वही बात है यहां पर लिखी हुई है, लिखा हुआ है यहां पर, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मोमीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापा जाता है, या फिर आप कह सकते हो दीवारों को नहीं छूना चाहिए। यानी कि अगर आपको बेटा पानी का तापमान ही मापना है ना, पानी का तापमान ही मापना है, तो ये जो बल्ब लगा हुआ है आगे, इसमें छोटा सा हिस्सा होता है, बल्ब किसे कहते हैं, अभी जो मैंने दिखाया था बेटा ऊपर, कहां गया, हीरा। तो ये जो बल्ब दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा उसमें डूबा होना चाहिए जिसका आपको तापमान ज्ञात करना है। अब जैसे पानी का ज्ञात करना है तो पूरा का पूरा अंदर तक होना चाहिए। बर्तन को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर आप बर्तन को इससे छू देंगे तो फिर ये बर्तन का तापमान बताने लगेगा आपको। तो कहीं ना कहीं ये सावधानियां ध्यान रखनी है। चलिए अब हम क्रियाकलाप 3.5 का प्रयोग करते हैं। हालांकि उससे पहले बूझो के दिमाग में फिर से सवाल उठता है। बूझो को अब समझ में आ गया कि उच्च ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मोमीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का तापमान मापा जा सकता है। शरीर का तापमान तो माप सकते हैं बेटा, क्योंकि उस रेंज में आ रहा है, उस परिसर में आ रहा है, लेकिन वो तब तक ही मापा जा सकता है जब तक उसका तापमान जो है वो शरीर के साथ थर्मोमीटर में जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब तापमापी जब तक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ही आप तापमापी को बाहर निकालोगे तापमान तो दूसरा दिखा देगा। तो ये बात याद रखनी है। तो वही सावधानी रखकर ये सारे कार्यक्रम है या क्रियाकलाप है वो करने हमें। क्रियाकलाप 3.5, किसी बीकर मग में थोड़ा सा जल लीजिए, तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए और पारे की स्थिति को देख लीजिए। उसके बाद बेटा जैसे ही आप उसे बाहर निकालोगे, ये सब बातें यहां लिखी हुई है, तो जब पारे का तल स्थिर हो जाता है यानी बढ़ना घटना बंद हो जाए तो आप नोट कर लीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि तापमापी जल से बाहर निकलते ही पारे का तल गिरने लगता है? हाँ, बिल्कुल गिरने लगेगा। इसका अर्थ है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल में या उस वस्तु में रखा हुआ हो जिसका तापमान हमें मापना है। अब सवाल उठता है क्या कि अगर आपके मुंह में तापमान मापी यंत्र को डाल दिया गया, यानी थर्मोमीटर को डाल दिया गया, वो भी कौन सा, डॉक्टरी वाला, तो बेटा उसको निकाल कर तो आप देख सकते हो, लेकिन जब आप क्लिनिकल वाले को डालोगे, सॉरी क्लिनिकल कह रहा हूं, लेबोरेटरी वाले को, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला वाले को, तो प्रयोगशाला वाले का तापमान क्या होगा, गिर जाएगा निकलते ही। वही बात यहां पर लिख रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टरी थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल नीचे या ऊपर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि किसी भी थर्मोमीटर का जो परीक्षण करना होता है तो आप उसके पास में एक किंक देखोगे, एक उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देगा, ये देखिए दिख रहा है। तो इसी का कार्य होता है तापमान को गिरने से रोकता है। तो आपने नोटिस किया था स्टार्टिंग में बोला गया था तापमान को मापने के लिए उसको जोर जोर से हिलाना है। क्यों हिलाना है भाई? क्योंकि तापमान ऊपर अटक जाता है।
अटक जाता है। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होता है वो नीचे नहीं आ पाता है, तो उसको नीचे लाने के लिए हमें झटके मारने पड़ते हैं, तो वही विभंग का कार्य होता है। अब इन सब चीजों से टेंशन दूर होने के लिए हमें क्या करना होता है, डिजिटल वाले का इस्तेमाल करना है। तापमापी में पारे का प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं, जैसे कि हो सकता है कि तापमापी मापते वक्त छोटे बच्चे का तापमान मापा गया, उसने दांत से चबा लिया, या फिर हो सकता है कि तापमापी कई दिनों से पुराना पड़ा हुआ हो और कांच का है, चटक वटक रहा हो, लेकिन शरीर के गर्मी मिलने से वो फूट जाए और पारा मुंह में चला जाए, कुछ भी हो सकता है, मतलब थोड़ा खतरनाक है। इसी खतरनाक तापमापी यंत्र को अब हम इस्तेमाल में नहीं लेते हैं, अब हम लेते हैं बेटा डिजिटल वाले को। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, यानी जहरीला पदार्थ है, और किसी तापमापी का पारा अगर बाहर निकल जाए यानी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है, क्योंकि आपके शरीर में पारा जाते ही शरीर में दौड़ने लग जाता है, क्योंकि उसको तापमान चाहिए और तापमान मिलते ही वो भागने लगता है। आजकल हम अंकीय तापमापी का प्रयोग करते हैं जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है बेटा कि कोशिश कीजिए कि आप भी ऐसे ही थर्मोमीटर का प्रयोग करें जिसमें पारा ना डला हुआ हो, क्योंकि पारा होगा तो नुकसान हो सकता है भी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो तापमापी है ये दिखने में कैसा होता है। वेट करना, हाँ अभी मैं दिखाता हूं आपको। हाँ एक मिनट। हाँ देखो, हमारे पास ये है तापमापी यंत्र, शायद आपको दिख रहा हो। अभी ये बंद है, ठीक है, अभी देखना ये बंद है। ओके, अब मैं इसको ऑन करता हूं, ये शायद आपको दिख रहा हो। अब अंक आने लग गए, इसमें क्या दिखा रहा है, लो। शायद ये उल्टा दिख रहा हो आपको, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इसमें अभी 37 दिखाया था, 37 डिग्री सेल्सियस, अभी लो दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, इसको अपने अंडर आर्म में डालता हूं। ठीक है, आप देखते रहना, लो दिखा रहा है ना। कैसे डालूं भाई, चलो मुंह में डाल लेते, साफ तो है ही। वेट करना है, 1 मिनट वेट करना। अब देखो बच्चों, इसका जो तापमान है वो 36.7 दिखा रहा है। मतलब कि मेरा जो टेम्परेचर है, अभी हमने पढ़ा था ना कि मानव शरीर का तापमान जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, मानव शरीर का तापमान होता है बेटा 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग। तो ये जरूरी नहीं है, मेरे को टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए कि अरे यार मेरा तापमान जो है वो तो 37 से कम है, इसका मतलब मैं बीमार हूं। नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये जो तापमापी यंत्र होते हैं ये प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आसपास के तापमान की वजह से भी इस पर असर पड़ता है। जैसे मेरे घर में अभी जो है एसी चल रहा है, तो इसकी वजह से भी इसका तापमान या शरीर का तापमान थोड़ा कम होगा। तो ये चीज याद रखनी चाहिए कि हमेशा ही एकदम घबराना नहीं है। तो ये जो तापमापी है, इससे आपने देखा कि तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है, क्योंकि 36.7 है तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। तो इसका मतलब हमारा शरीर जो है वो ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। अब सवाल उठता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ऊष्मा कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित होता है। ऊष्मा के प्रवाह की जो दर होती है बेटा वो अलग अलग होती है अलग अलग वस्तुओं में। जैसे हमारे पास वस्तु होती है बेटा ठोस, ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास द्रव्य, ठीक है, और उसके बाद आ जाती है बेटा गैस। ठीक है, अब ठोस, द्रव्य और गैस की अगर हम बात करें तो इसमें स्थानांतरण अलग अलग होता है।
ठोस में स्थानांतरण बहुत तेजी से होता है, द्रव्य में स्थानांतरण की जो रफ्तार होती है या गति होती है वो कम होती है, और गैस में स्थानांतरण बहुत धीमे होता है। अब सवाल उठता है कि ठोस में ऐसा क्यों होता है? ठोस के कण बेटा बहुत पास पास होते हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण जल्दी हो जाता है, द्रव्य के कण थोड़े से दूर होते हैं और गैस के तो बहुत दूर होते हैं, इसीलिए इसमें स्थानांतरण बहुत तेजी से होता है। अब सवाल उठता है कि उस ठोस को जिसके अंदर से ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? हर ठोस के अंदर बेटा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप पतीले वगैरह को गैस पर डालते हो, डालने के बाद बेटा गैस को ऑन करते हो, तो आपने ये चीज अनुभव किया होगा कि पतीला धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन सबसे पहले गर्म होता है उसका पिंडी, नीचे वाला हिस्सा, फिर वो पतीला धीरे धीरे ऊपर गर्म होता है और फिर उसके बगल में गर्म हो जाता है। वहीं पर अगर आपने नोटिस किया हो तवा, तवे को हमने अगर गौर से देखा हो, तवा, कुकर इत्यादि, तो उसके जो हैंडल होते हैं या तो वो स्पेशल टाइप के प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है, या तो वो प्लास्टिक से बने होते हैं या फिर बेटा बने होते हैं लकड़ी से। या तो किससे बने होंगे? प्लास्टिक से, या बने होंगे किससे? लकड़ी से। प्लास्टिक या लकड़ी से। अब प्लास्टिक और लकड़ी से ही क्यों? क्योंकि बेटा प्लास्टिक और लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी उसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, ऊष्मा का कुचालक होता है वो। तो इसीलिए हम इसमें पढ़ने वाले हैं इन सभी चीजों के बारे में। तो क्रियाकलाप है 3.4। चलिए जानते हैं कि आखिर इसमें क्या करना है। एल्यूमिनियम या लोहा, जो कि अपने आप में क्या है बेटा? धातु है। क्या है? धातु है। एल्यूमिनियम और लोहा ले लेना है और उस पर बेटा आपको क्या करना है? धातु की एक छड़ लेनी है, चपटी पट्टी भी ले सकते हैं आप अपने घर में, जो स्केल इस्तेमाल करते हैं बेटा, फुटा, प्लास्टिक वाला नहीं, प्लास्टिक वाला मत लेना, पिघल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लेना है बेटा? प्लास्टिक वाला पिघल जाएगा और प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है तो वो नहीं लेना आपको, यहाँ पर सुचालक वाला लेना है। कोई रॉड ले लिया, या फिर बेटा आपके घर में फुलझड़ी की डंडी पड़ी हो पुरानी वाली, वो आप ले सकते हो, कोई भी, या फिर बेटा आपका करछुल वगैरह जो होते हैं वो भी इस्तेमाल में ले सकते हो। छड़ पर मोम के छोटे छोटे से कह सकते हो बूंदे टपकाकर उसमें स्टेपलर की पिन लगानी है, और जब आप स्टेपलर की पिन को लगाएंगे बेटा तो वो पिन चिपक जाएगा मोम की सहायता से यहाँ पर, ये सब। फिर उसके बाद क्या करना है आपको बेटा? ऐसे दो ईंटों के बीच में उसको फंसा लेना है, पलटे को, चिमटे को, या फिर जो भी आपने लिया है लोहे का, यहाँ पर उसको मोमबत्ती से एक तरफ से गर्म करना है। जब आप गर्म करना शुरू करोगे तो आप नोटिस करोगे बेटा कि सबसे पहले ये वाला जो पिन है पहला वो गिरेगा, क्योंकि ऊष्मा यहां से यहां तक प्रवाहित हुई और सबसे पहले यहां पर पहुंची, तो इसलिए यहां का पिन गिरा। उसके बाद यहां पहुंचेगी तो यहां का पिन गिर जाएगा, उसके बाद यहां पहुंचेगी यहां का गिर जाएगा, और यहां पहुंचकर यहां का गिर जाएगा। ऐसे बेटा ये आगे जाते जाते पिन जो है वो गिरती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो ऊष्मा की वजह से ये पूरा का पूरा पिन जो है वो गिर जाएगा। तो आखिर इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे बेटा चालन। क्या कहेंगे? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से या गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं या चालन कहलाता है। यानी चालन वो विधि है जिसमें बेटा ऊष्मा गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ या फिर गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ प्रवाहित होती है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। किसके प्रक्रम द्वारा बेटा? चालन के प्रक्रम द्वारा। क्या सभी पदार्थ में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? हाँ, सभी पदार्थ में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है, पर सवाल उठता है वो पदार्थ होना चाहिए धातु का, हर पदार्थ में से नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि कौन से पदार्थ में से होगा? वही जो चालक होगी, यानी जैसे धातु, धातु में आगे आपके पास सोना, चांदी, लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम इत्यादि, ये सब धातु के होते हैं बेटा, ऊष्मा के चालक होते हैं। इसीलिए आपके घर के अंदर जो बर्तन होते हैं ना, वो या तो आपको स्टील के मिलेंगे, या आपको लोहे के मिलेंगे बेटा, या फिर आपको एल्यूमिनियम के मिलेंगे, या फिर तांबे के मिलेंगे। लकड़ी के बर्तन नहीं देखे होंगे आपने। हाँ, वो बात अलग है कि पहले मिट्टी के बर्तन जरूर इस्तेमाल में आते थे, लेकिन अब वो हम इस्तेमाल में नहीं लेते हैं। तो वही कह रहे हैं, आपने देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी होती है। पूरा बर्तन प्लास्टिक का नहीं होता। हाँ, पूरा बर्तन प्लास्टिक का वही हो सकता है जिसको आप ऊष्मा के संपर्क में नहीं लाते हैं। जैसे प्लास्टिक का गिलास हो सकता है बेटा, प्लास्टिक की कटोरियां हो सकती हैं, प्लास्टिक के चम्मच हो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का पतीला नहीं हो सकता, है ना। तो वही कह रहे हैं क्या कि प्लास्टिक की कुछ चीजें उनमें लगी हो सकती है, जैसे प्लास्टिक की हत्थी हो सकती है बेटा, या फिर लकड़ी की हत्थी हो सकती है। आप किसी तप्त बर्तन की हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं।
अब सवाल उठता है कि क्यों हत्ती लकड़ी की, क्यों प्लास्टिक की, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी बेटा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 3.7 के बारे में। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए, उसके बाद कुछ वस्तुएं जो यहां दी गई है बेटा, जैसे कि स्टील, चम्मच, प्लास्टिक, पेंसिल या फिर डिवाइडर, जो आपके कंपास वगैरह होते हैं ना, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उसको आपको डालना है। उसके बाद उसको डालने के बाद पूरा नहीं डुबोना है, आधा सा डुबो देना है, ऊपर का हिस्सा उसको छोड़ देना है। कुछ देर प्रतीक्षा करनी है, लगभग 1.5 मिनट, और उसके बाद उसे छूकर अनुभव करना है कि कौन सा ऊपर तक गर्म हो गया। तो आप देखेंगे क्या, जो धातु की चीजें हैं जैसे स्टील की चम्मच और बेटा डिवाइडर, विभाजनी, ये धातु की बनी हुई है, तो इसीलिए ये तो ऊपर से गर्म हो जाएंगी। ओके, लेकिन बाकी चीजें बच गई, जैसे कि बेटा प्लास्टिक की, जो ये प्लास्टिक का स्केल हो गया या फिर लकड़ी की पेंसिल हो गई, ये गर्म नहीं होगी, तो वो आपको तालिका में भर लेना है। अब सवाल उठता है कि अभी हमने कहा कि कुछ चीजें ऊष्मा को प्रवाहित कर देती है, कुछ नहीं कर पाती है। तो कह रहा है कि जो पदार्थ अपने एक सिरे से होकर दूसरे सिरे को आसानी से गर्म कर देती है, उसे हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊष्मा का चालक। इसके उदाहरण है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, तांबा आदि। जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देती उसे हम कुचालक कहते हैं। खत्म कहानी, इतनी सी बात है। तो ऐसे पदार्थ जो प्लास्टिक, लकड़ी से बने हो, उन्हें हम ऊष्मारोधी भी कहते हैं। दूसरा नाम, जल तथा वायु भी कुचालक है। जल तथा वायु भी कुचालक है ऊष्मा की, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ऊष्मा तो उसमें भी प्रवाहित होती है। आपने देखा होगा कहीं पर बेटा गर्म आग जल रही हो तो उसके आसपास का वातावरण भी गर्म हो जाता है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं हो पाता है। ऐसे बेटा पानी, आपने देखा होगा पानी बहुत जल्दी गर्म होता है और ठंडा होने में उसे टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं, ऊष्मा प्रवाहित नहीं करते हैं, पर पूरी तरीके से नहीं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है? ऊष्मा के चालक नहीं है, ये खुद कणों को लेकर जाते हैं। जैसे पानी गर्म होता है बेटा, तो जो पानी के कण गर्म होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, और ठंडे वाले कण जो होते हैं वो नीचे जाकर अपने आप को गर्म करते हैं। ऐसे, इस तरीके से, समझ में आ रहा है? तो वही कह रहे हैं क्रियाकलाप कीजिए। 3.8 है बेटा। क्या करना है आपको? गोल पेंदे वाला प्लास्टिक का फ्लास्क ले लेना है, या फिर बेटा प्लास्टिक फ्लास्क नहीं, ये कांच का फ्लास्क लें, क्योंकि प्लास्टिक फ्लास्क तो ये पिघल जाएगा। तो आपको कांच का फ्लास्क लेना है बेटा। तो आपके घर में तो ये मिलेगा नहीं, तो कोई भी आप बर्तन ले सकते हो, या फिर कांच का बर्तन ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो बेटा। और कांच के बर्तन में पानी को गर्म करना है, और उसमें बेटा कुछ जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो डाल देने, या फिर बेटा आप रंग डाल सकते हैं, जो खाने में डालने वाले रंग होता है। रंग डालते ही आप देखोगे वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू करेगा अंदर, तो उससे ये पता लगता है कि किसी न किसी प्रकार से ऊष्मा का वहां पर स्थानांतरण हो रहा है। ऐसे बेटा कह रहा है कि मोमबत्ती को जलाइए और अपने हाथ को रखिए, तो आप देखेंगे कि बगल में जो है ना ऊष्मा का स्थानांतरण कम होता है, ऊपर ज्यादा होता है। तो गर्म हवाएं इसीलिए ऊपर उठती है। इसीलिए आपने देखा होगा अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, या फिर चिमनी से धुआं निकलता है बेटा, या फिर कारखानों से धुआं निकलता है, या फिर देखा होगा आपने ईंट वाली जो भट्टियां होती है बड़ी बड़ी है ना, कुतुब मीनार की तरह, उनसे भी जो धुआं निकलता है वो कहां जाता है? ऊपर की तरफ ही तो जाता है। तो वही कह रहा है कि ये सावधानी पूर्वक आप परीक्षण कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा समुद्र समीर और थल समीर के बारे में। होता क्या है कि जो समुद्री इलाके होते हैं, ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पेपर में पूछा जाता है कि समुद्र समीर और थल समीर होता क्या है। तो कहते हैं कि जो समुद्री इलाके होते हैं उनके इलाकों में बेटा बगल में रेत होती है, बहुत रेत होती है, रेतीली भूमि होती है ये, ठीक है। और समुद्र की भी रेत बाहर तक आ जाती है यहाँ पर, तो रेतीली भूमि होती है। और रेतीली भूमि जैसे मरुस्थल वगैरह बेटा, तो उसमें खास बात क्या होती है ना, रेत बहुत जल्दी गर्म होती है। अगर आप राजस्थान साइड गए हो कभी, तो आपने देखा होगा 8-9 बजे के करीब जो धूप निकलती है ना, बहुत बहुत मध्यम धूप होती है, बहुत हल्की सी धूप होती है, लेकिन वो धूप भी इतनी ज्यादा होती है बेटा कि उस धूप से आपके पैर जल सकते हैं, आपके पैर जल सकते हैं। ध्यान से सुनना, तो धूप बहुत ज्यादा नहीं होती है, पर इतनी होती है कि रेत को गर्म कर दे। तो इसीलिए जो राजस्थान वगैरह होते हैं बेटा, राजस्थान जैसे इलाके या फिर समुद्र के आसपास वाले इलाके, वहां पर बहुत रेत होती है और बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। लेकिन पानी को गर्म होने में लगता है टाइम, तो समुद्र का जो जल है उसको गर्म होने में टाइम लगता है, और रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि गर्म हवाएं, कोई भी चीज जो है ना, गर्मी गर्म चीजों से ठंडी चीज तक पहुंचती है। जैसे आप देख लो, दूध गर्म करती है मम्मी, उबाल देती हैं, और आपको जल्दी पीना है, तो क्या करती हैं? प्लास्टिक के बाल्टी में ग्लास को डालती हैं और चम्मच से हिलाना शुरू करती हैं, और प्लास्टिक के बाल्टी में पानी होता है बेटा, पानी प्लास्टिक के बाल्टी का धीरे धीरे गर्म हो जाता है और आपका दूध ठंडा हो जाता है, क्योंकि गर्मी किसमें थी? दूध में।
और कहां चली गई बेटा, वो कहां चली गई, बताओ बताओ कहां गई, वो चली गई पानी में, यानी बाल्टी के पानी में। इसीलिए गर्मी हमेशा ऐसे चलती है, गर्म बॉडी से, हॉट से लेकर बेटा कोल्ड तक चलती है, यानी कि गर्म शरीर से ठंडे शरीर तक, गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु तक जाती है। अभी भी ये याद रखना, यही वजह होती है कि जब आपको बुखार चढ़ता है ना, तो मम्मी आपके शरीर के तापमान को गिराने के लिए ठंडे पानी की पट्टी देती है। और कभी कभी तो डॉक्टर ये भी राय देते हैं कि अगर तापमान ना निकल रहा हो तो फिर उस बंदे को ठंडे पानी से नहला देना चाहिए, उसका तापमान फट से गिर जाएगा और उसके शरीर पर बुखार का गलत प्रभाव कम पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं क्या कि गर्म चीजें ठंडी चीज की तरफ भागती है, तो इसीलिए गर्म वायु जितनी भी थी वो सारी की सारी किधर गई, समुद्र की तरफ, क्योंकि समुद्र का पानी अभी उतना गर्म नहीं हुआ। और समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा थी, क्योंकि पानी जो वाष्पीकृत होता है बेटा तो उससे ठंडा हो जाता है, तो ये इधर चला जाता है। इसीलिए तो धूप के समय ऐसा होता है, इसका पानी वाष्पीकृत होकर ठंडक देती है बेटा, और ये ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा की जगह ले लेती है। इसीलिए समुद्र के किनारे पर दोपहर में भी उतनी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। वहीं पर रात में क्या होता है, रेत बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी, और पानी को ठंडा होने में लगता है टाइम, तो पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और रेत बहुत जल्दी ठंडी होती है। तो रेत वाला जो इलाका होता है वो ठंडा हो जाता है और पानी वाला इलाका गर्म होता है। तो फिर क्या होता है, इसका गर्म, इसकी जो गर्म वायु होती है वो इधर भागती है और ठंडी वायु इधर, इसीलिए रात के समय जो है वो बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती है घरों में। तो ये मतलब कहीं ना कहीं अपने आप में जादूगरी है, और ये सब प्रकृति की जादूगरी है बेटा। तो वही है, थल समीर और जल समीर पढ़ लेना बेटा। यहां पर धूप में खड़े होकर तो हम गर्माहट को अनुभव कर सकते हैं, सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, सवाल उठता है ये। सूर्य तो बहुत दूर है बेटा, लेकिन सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, तो कहते हैं क्या कि हमारे पास ऊष्मा दो तरीके से पहुंचती है, चालन और संवहन। ठीक है, चालन और संवहन। चालन द्वारा ठोस पदार्थों में, याद रखना जो सॉलिड होंगे ना बेटा, कठोर चीजें, उसमें चालन होती है। ठीक है, चालन विधि समझ में आ गया। जैसे कि धातु में, अगर हम पानी की बात करें यानी लिक्विड बेटा, उसमें होता है बेटा संवहन। क्या होता है, संवहन। संवहन, अब कहोगे संवहन क्या है, जब जल के कण गर्म हो रहे थे बेटा तो वो गर्म कण ठंडे कण की जगह पहुंच जा रहे थे और ठंडे कण गर्म की जगह, और इस तरीके से संवहन से वो कार्य चल रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण वायु से, तो बेटा वो होता है विकिरण। वायु से भी नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बहुत दूर की चीजों से। तो ये कह रहे हैं क्या कि जब हम सूर्य के प्रकाश को अनुभव करते हैं और हमको गर्मी महसूस होती है बेटा, तो स्थानांतरण कैसे होता है, इसमें माध्यम गर्म नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच बहुत बड़ी दूरी है और इनके बीच में कोई माध्यम भी नहीं है। आपको पता है हमारे पृथ्वी से बाहर कोई वातावरण नहीं है, पृथ्वी के ऊपर ही वातावरण है बस। तो ऐसे में वायु भी नहीं है, तो वायु में बेटा हमारा संवहन ही होता है। अगर वायु होगी तो भी क्या होगा, संवहन ही होगा, वायु में भी संवहन ही होता है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि जहां पर वायु नहीं होगा वहां पर विकिरण होता है, जहां पर कोई माध्यम नहीं है वहां पर क्या होता है, विकिरण होता है। जैसे हमारे बेटा आग से गर्मी का महसूस होना, हीटर पर बनने वाले खाने का महसूस होना, है ना, इंडक्शन चूल्हे का प्रयोग करना, ये सब किसकी वजह से है, विकिरण की वजह से। अब सवाल उठता है कि सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने वाले वस्त्र के प्रकार कैसे होते हैं। आपको पता ही होगा बेटा कि सर्दियों में हम गहरे और गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, और मोटे और ऊनी कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। सवाल उठता है आखिर ऐसा क्यों, तो कहता है कि बहुत सिंपल सी चीज है। आप एक पतीला लीजिए और सेम उसी आकार का दूसरा पतीला लीजिए, एक पतीले को बेटा बाहर से काला पेंट कर दीजिए, ठीक है, और एक पतीले को सफेद या फिर सिल्वर कलर का पेंट कर दीजिए। दोनों को धूप में समान समय के लिए रहने दीजिए। अब थर्मोमीटर की सहायता से इन दोनों के तापमान को आप मेजर कीजिए। आपको देखने में पता लग जाएगा कि इसका तापमान ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा इसका जो पेंदी था वो काला था, और काला काला समझ रहे हो ना, ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है ये रंग। तो गाढ़ा रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है, और जो बेटा हल्का रंग होता है वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है। तो ऊष्मा को अवशोषित कौन ज्यादा करता है, गाढ़ा रंग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए बेटा हम गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं। उसके बाद कह रहा है क्या कि सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, क्या वजह है, तो कहता है क्या कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि ऊनी वस्त्रों के बीच में बेटा छोटे छोटे से छेद होते हैं। तो उन छेदों में क्या होता है, हवा भर जाती है, और वो हवा
ठंडी हवाओं को आने से रोकती है और जिस वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। वही कह रहा है, आप अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधनों का प्रयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जो बाहर की गर्मी या सर्दी का प्रभाव ना पड़े? भवन की बाहरी दीवारों को ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव किया जा सकता है। इसीलिए बेटा जो हमारे कई जगहों पर ऐसा नोटिस किया गया, जो गर्म इलाके होते हैं बेटा, वहां पर घरों की जो दीवारें होती हैं वो 2 दीवारें बनाई जाती है, यानी कि एक दीवार से घर नहीं बनती है, यानी एक दीवार बनाई जाती है, उसके बीच में बेटा फिर जगह होती है और फिर एक दीवार बनाई जाती है। इससे क्या होता है कि उस बीच की दीवार में हवा फंस जाती है और हवा फंसने की वजह से ऊष्मा का कुचालक बन जाती है और इस प्रकार से घर ठंडा रहता है। तो ये गतिविधि है। प्रमुख शब्दों की अगर हम बात करें बेटा तो कहता है कि सेल्सियस स्केल क्या है, न्यूनतम अधिकतम तापमान क्या होता है, प्रतिरोधी क्या होता है, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगली वीडियो में बेटा मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। अभी फिलहाल इसमें हम देख लेते हैं कि आवश्यक जो शब्द हैं उनके आधार पर क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है बेटा प्रतिरोधी के बारे में। प्रतिरोधी क्या होता है? प्रतिरोधी एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे रोगाणु को मारने का काम किया जाता है। तो कभी भी थर्मोमीटर का हम प्रयोग करते हैं उससे पहले हम प्रतिरोधी का प्रयोग करते हैं। थर्मोमीटर एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम तापमान को मापते हैं। थर्मोमीटर को हिंदी में हम तापमापी कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है। समुद्र समीर क्या है? समुद्र समीर कब चलता है भाई? आपने नोटिस किया समुद्र समीर कब चलता है? समुद्र समीर दिन के समय चलता है। आखिर क्यों? तो आप लिखेंगे क्या, दिन के समय पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है जबकि बगल के रेत का तापमान यानी जो थल वाला इलाका होता है उसका तापमान जल्दी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गर्म हवाएं थल से निकलकर समुद्र की तरफ चलती है और ठंडी हवाएं समुद्र से निकलकर थल की तरफ चलती है। और ठंडी हवा किधर से किधर चली? समुद्र से थल की तरफ। तो ठंडी हवा जिधर से चलती है उधर की तरफ का नाम पड़ जाता है समुद्र समीर। समीर मतलब ठंडी हवा। तो समुद्र से चलने वाली ठंडी हवा दिन में चलती है। थल समीर कब चलती है बेटा? वो रात के समय, क्योंकि रात का जो तापमान होता है बेटा वो जल्दी ठंडा हो जाता है और बेटा पानी का तापमान देरी से होता है, तो इसीलिए वो रात में चलती है। ऊष्मारोधी क्या होते हैं? ऐसे पदार्थों को बेटा हम ऊष्मारोधी कहते हैं जो पदार्थ ऊष्मा का कुचालक होते हैं, ऊष्मा को पास नहीं कर सकते। अधिकतम और न्यूनतम तापमापी क्या है? अधिकतम तापमापी और न्यूनतम तापमापी मतलब ये वो परिसर होता है जिसके द्वारा हम तापमान का प्रयोग तापमापी का प्रयोग करके तापमान को पता लगा सकते हैं। कुचालक क्या है? कुचालक ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं करते हैं। संवहन एक ऊष्मा के प्रवाह की वो विधि है जिसमें गर्म कण जो है वो ठंडे कण की जगह ले लेती हैं और ठंडे कण जो है गर्म कण की जगह। संवहन की विधि वायु में या फिर बेटा जल में संभव हो पाती है। चालक क्या है? चालक वो पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को प्रवाहित कर सकते हैं। चालन वो विधि है जिसके द्वारा ऊष्मा गर्म कह सकते हो सिरे से ठंडे सिरे की तरफ प्रवाहित होती है। सेल्सियस स्केल वो स्केल है जिसमें हम तापमान को मापने के लिए डिग्री सेल्सियस का प्रयोग करते हैं। अंकीय तापमापी ऐसे तापमापी को कहते हैं बेटा जिसमें अंक दिखता है, जिस थर्मोमीटर के अंदर पारा नहीं होता और ये सेफ भी है। विकिरण वो विधि है जिसमें बिना किसी माध्यम से एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक ऊष्मा को पहुंचाया जाता है। ये सारी बातें याद रखनी है। तो आपने क्या सीखा? किसी वस्तु की उष्णता को मापने के लिए हम ताप का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और अपने स्पर्श ज्ञानेंद्रिय पर भरोसा नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तो यहां पर ताप के बारे में शायद पूछा भी था, तो ये आप यहां पर लिख लेंगे बेटा। तापमापी वो युक्ति है जिसके द्वारा ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मोमीटर का रेंज 35 से 42 होता है और प्रयोगशाला वाले का बेटा -10 से 110। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की तरफ चलती है और इसका स्थानांतरण 3 प्रक्रिया द्वारा हो सकता है: चालन, संवहन, विकिरण। चालन ठोस पदार्थों में, संवहन द्रव्य या गैस में, विकिरण जहां पर माध्यम ना हो वहां पर। ठोसों में प्रायः ऊष्मा का चालन स्थानांतरण होता है, द्रव्यों और गैसों में स्थानांतरण जो है संवहन होता है, और बेटा जहां पर माध्यम नहीं होता वहां पर विकिरण होता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाह होने दे उसको हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं ऊष्मा का अच्छा चालक करती है और ऊष्मा को अच्छा अवशोषित कर लेती है, जबकि हल्के रंग की वस्तुएं ऊष्मा को कह सकते हो
इतना अवशोषित नहीं करती है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि इसमें बेटा क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें वायु फंस जाती है और ऊष्मा का प्रवाह बंद कर देती है, ऊष्मा का रोधी बन जाती है, ऊष्मा का चालन नहीं होने देती। तो लगभग 1 घंटे के अंदर हमने पूरा पाठ पढ़ लिया बेटा, और आप लोगों ने बहुत सारी चीजें नई सीखी होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा इस पाठ को पढ़ने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जिसमें हम इस अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करेंगे।